फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट की साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान की क्लास सेकंड लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप क्लास फर्स्ट को जाकर देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर आप लोगों को मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, किन शब्दों से मिलकर बना है, मनोविज्ञान शब्द को पहली बार किसने दिया है, मनोविज्ञान एक व्यापक रूप है, ठीक है। उसको 4 भागों में बांटा गया है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। इन सब के बारे में बताया है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मैं यहाँ पर आपको पूरा सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट का सिलेबस फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे एक आप कोचिंग में पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से मैं आपको पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स में आपको यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट का पढ़ाऊँगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान की क्लास सेकंड को। क्लास फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो क्लास फर्स्ट में मैंने आपको पहला जो हेडिंग था, आत्मा का विज्ञान यानी मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था, मैंने आपको ये बताया था। और सबसे पहले क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान में मैंने आपको बताया था कि ये प्राचीन यूनान से शुरू हुआ था और इसमें प्लेटो, सुकरात और अरस्तु ये जो थे ये आदर्शवादी थे, ये आदर्शवाद पर यकीन करते थे, ये आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मानते थे, ठीक है। इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना था। और ये विचारधारा आपकी जो है ये प्राचीन यूनान से शुरू होकर लगभग 16वीं शताब्दी के अंत तक चलती है। इतना मैंने आपको बताया था। अब आज आपका दूसरा पॉइंट है मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान। मन का विज्ञान कैसे बना, तो मन का विज्ञान क्या है, पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना था, अब मनोविज्ञान मन का विज्ञान कैसे बना इसके बारे में पढ़ना है। तो 7वीं शताब्दी के शुरुआत तक मनोविज्ञान ने अपना फोकस आत्मा से हटा दिया। यानी जो 7वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो मनोविज्ञान ने क्या किया, अपना जो फोकस है वो मन के, आत्मा के विज्ञान से हटाकर क्या कर दिया, मन का विज्ञान बना लिया। पंपोलॉजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। यानी 7वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान हमारा आत्मा के विज्ञान से लेकर मन का विज्ञान बन गया तो पंपोलॉजी जो नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा और एक विचारधारा चल निकली जिसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। 16वीं शताब्दी के अंत तक हमारा मनोविज्ञान जो था वो आत्मा का विज्ञान कहलाया। अब जब 7वीं शताब्दी शुरू हुई तो पंपोलॉजी ने आत्मा का विज्ञान से हटाकर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कर दिया और यही विचारधारा आपकी चल निकली। फिर इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, रूसो ने, इमैनुअल कांट ने, जॉन लॉक ने आदि के नाम प्रमुख हैं जिन्होंने इस विचारधारा में भाग लिया। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी तक देखने को मिलती है। यानी कि ये भी विचारधारा ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, ये केवल 7वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी, इसमें शुरुआत में आई थी और 19वीं शताब्दी के अंत तक ही देखने को ये मिली। अब अगली हेडिंग है चेतना का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान हमारा पहले आत्मा का विज्ञान बना, फिर मन का विज्ञान बना, अब चेतना का विज्ञान कैसे बना इसके बारे में जानते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मनोविज्ञान ने फिर से अपना फोकस बदला तथा मन का विज्ञान की अवधारणा सही सिद्ध न होने के कारण चेतना का विज्ञान बन गया। अब उसमें ये कहा गया था कि मन के विज्ञान में ऐसा तो नहीं है कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति कर लें या आत्मा को शांति की प्राप्ति कर लें तो आपका आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ना ही मन का विज्ञान, आप मन ही मन को सोच रहे हैं तो अगर आप, जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अगर मैं मन में पढ़ा रही हूँ तो क्या आप समझ पाओगे, तो नहीं समझ पाओगे। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या विचार कर रही हूँ, ये आप नहीं देख सकते हो, इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान भी नहीं बन पाया। अब इन्होंने कहा चेतना का विज्ञान। तो जो चेतना का विज्ञान है इसका जो अध्ययन है वो ये 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फिर से मनोविज्ञान ने जब अपना फोकस बदला तो उन्होंने क्या किया, मन के विज्ञान को अब चेतना का विज्ञान बना दिया, ठीक है। और 1879 में संरचनावाद के जनक जर्मन विद्वान विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की एक सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित करके चेतना का अध्ययन किया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है पेपर में, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस
टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन आएंगे। और आप खुद सोच लीजिए कि 1 नंबर आपके लिए कितना कीमती होता है, फिर उसमें से आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर है। तो इसको बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसको पूरा पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या इन्होंने कहा कि जो हमारे जर्मन विद्वान विलियम वुंट, ये जर्मनी के, इन्होंने लिप्जिंग शहर में एक मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किस शहर में खोली गई, तो आप कहेंगे लिप्जिंग शहर में। फिर पूछा जाए कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो लिप्जिंग शहर में खोली गई थी, उनके उनके वैज्ञानिक कौन थे, तो आप कहेंगे विद्वान विलियम वुंट थे। कब खोली गई थी? 1879 में खोली गई थी। और उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? चेतना का अध्ययन किया था। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ 1890 में प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोलकर चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया। क्या है? मनोविज्ञान के जो जर्मन विद्वान थे, उन्होंने जर्मन विद्वान विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी और उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन किया। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? 1890 में जो प्रकारवाद के जो जनक थे विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज में फिर से एक दूसरी प्रयोगशाला खोली और उन्होंने चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ? तो विलियम जेम्स ने उसी वक्त एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो उनकी बहुत ही अपार सफलता के कारण, बहुत ही ज़्यादा सफलता के कारण उनकी यह पुस्तक चल निकली, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसे ज़्यादातर विद्वान मनोविज्ञान की पहली प्रमाणित पुस्तक भी मानने लगे। इसलिए इस पुस्तक की सफलता ने जेम्स को मनोविज्ञान का जनक बना दिया। तो अगर आपसे पूछता है कि विलियम जेम्स की पुस्तक का क्या नाम था, तो आप कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और अगर आपसे पूछता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जेम्स थे। देखिए आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ से बने। अब ये भी विचारधारा आपकी 19वीं शताब्दी के अंत तक हावी रही। उसके बाद ये क्या हुआ? अब हमारा मनोविज्ञान फिर से इसने फोकस बदला और ये एक व्यवहार का विज्ञान बन गया। और आज तक हमारा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ही कहलाता है। ठीक है। 1913 में अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। यानी अब हमारा जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान बन गया और जो आज तक चलता चला आ रहा है। तो 1913 ईस्वी में अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोफेसर जेबी वॉटसन थे, उन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी तथा मनोविज्ञान ने एक बार फिर से अपना फोकस बदल लिया और यह चेतना के विज्ञान से हटकर क्या बन गया? व्यवहार का विज्ञान बन गया। वॉटसन ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। विलियम जेम्स ने क्या लिखा था? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और हमारे जो जेबी वॉटसन थे, इन्होंने लिखा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, मतलब ही होता है, इसका हिंदी होता है व्यवहारवाद। यानी इन्होंने बिहेवियरिज्म नामक एक पुस्तक लिखी और इनका साथ किसने किसने दिया? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, टॉलमैन, वुडवर्थ, इन सभी ने इनका साथ दिया, यानी इनके व्यवहार के समर्थक थे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में पता आ गया होगा कि मनोविज्ञान जो हमारा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसको 4 भागों में कैसे बांटा गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपकी डिफिनेशंस हैं मनोविज्ञान की, जो आपके पेपर में 100%, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, अगर इसमें से नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपके इसमें से एक डिफिनेशन ना आए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं हैं। देखिए ये देखिए वॉटसन है। वॉटसन ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक और विशुद्ध विज्ञान है। ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस बार भी यूपी टेट 2021 में ये आया था प्रश्न। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जितनी भी परिभाषाएं इनको जरूर पढ़िएगा, ये आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी। एक परिभाषा इसमें से जरूर आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैं लेकर आई हूँ जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट में पूछी जाती है। तो इसको स्किप मत करिए, इसीलिए कह रहे वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगला है मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा है? कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ठीक है। क्रो एंड कोरो ने क्या कहा है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, यानी कि मानव के व्यवहार और उनके संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। तो ये आपकी थी महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अब अगला है मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के क्या क्या संप्रदाय थे? मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा अर्थ उन विचारधारा से है जो समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित करती रहती है।
ठीक है। क्या होता है, उन विचारधारा से होता है जो हमें क्या करता है, समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित करता रहता है। ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, गेस्टॉल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद। तो ये संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, गेस्टॉल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद, यानी जो आपके मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, इससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, संरचनावाद क्या है, तो यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है, जिसकी नींव जर्मनी के विलियम वुंट ने रखी थी। आपने पढ़ा था अभी, विलियम वुंट ने संरचनावाद के, अगर आपसे पूछा जाए कि संरचनावाद के जनक कौन है, तो आप क्या कहेंगे, विलियम वुंट हैं। तो यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है, जिसकी नींव जर्मनी के विलियम वुंट ने रखी। विलियम वुंट ने चेतना का अध्ययन बताया। संरचनावाद को मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय कहते हैं। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली प्रयोगशाला स्थापित करके चेतना का अध्ययन करने वाले वुंट को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब संरचनावाद में क्या कहा गया है, संरचनावाद में ये कहा गया है कि यह मनोविज्ञान का सबसे, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं आपको बताती हूँ। अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय क्या है, तो आप कहेंगे संरचनावाद। इसकी नींव किसने रखी, यानी इसको किसने स्थापित किया, तो जर्मनी के विलियम वुंट ने। कहाँ, लिप्जिंग शहर में। विलियम वुंट ने किस पर अध्ययन किया था, चेतना का अध्ययन किया था। संरचनावाद को मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय भी कहते हैं। और इनकी प्रयोगशाला इन्होंने कहाँ खोली थी, लिप्जिंग शहर में खोली थी। अगला है प्रकारवाद। अब प्रकारवाद क्या है, प्रकारवाद की नींव किसने रखी, प्रकारवाद की नींव अमेरिका के विलियम जेम्स ने रखी। उन्होंने कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि समस्या समाधान के दौरान हमारी चेतना किस तरह से काम करती है। केवल हमें चेतना का अध्ययन करने से ही हमारा मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमारी चेतना हमारी समस्या समाधान के दौरान किस तरीके से काम करती है, हमारी सोच हमारे समस्या समाधान के दौरान किस तरीके से काम करती है। 1890 में विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दूसरी प्रयोगशाला खोली। जेम्स द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की सफलता ने उन्हें मनोविज्ञान का जनक बना दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे विलियम जेम्स हैं। उनकी पुस्तक का क्या नाम है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने अपनी जो प्रयोगशाला जो है वो कहाँ खोली थी, तो उन्होंने, विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दूसरी प्रयोगशाला खोली थी। तो इतने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह बताया, उनकी मूल प्रवृत्ति भी बताई, आत्मसंप्रत्यय भी बताया, ये जैसे शब्द भी मनोविज्ञान को दिए हैं। अगला है व्यवहारवाद का विज्ञान। व्यवहारवाद क्या होता है, व्यवहारवाद की शुरुआत किसने की, व्यवहारवाद की शुरुआत 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से हुई और इसके संस्थापक जेबी वॉटसन हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आप कहेंगे जेबी वॉटसन है। फिर अगला है मानव की बाहरी व्यवहार सभी को दिखाई देता है, इसलिए इसे मनोविज्ञान में अध्ययन बिंदु माना जाना चाहिए। यानी कि आपकी चेतना से आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, अगर मैं आपको आप मन ही मन पढ़ाऊँ तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें जो व्यवहार है वो बाहरी, मानव का जो बाहरी व्यवहार है हमें वही दिखाई देता है, ना कि हमें उसके अंदर की चेतनाएं दिखाई देती हैं। इसलिए इसे मनोविज्ञान के अध्ययन बिंदु माना जाना चाहिए। उद्दीपन हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, यह भी जेबी वॉटसन ने ही कहा था। और SOR सिद्धांत के प्रस्तावक भी जेबी वॉटसन कहलाते हैं। इन्होंने बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी। इन्हें बाहम दर्शन विधि के जनक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहते हैं, जेबी वॉटसन को। अगर आपसे पूछा जाए कि बाहम दर्शन विधि के जनक कौन कहलाते हैं, तो आप कहेंगे जेबी वॉटसन। और अगर आपसे पूछा जाए कि SOR सिद्धांत के प्रस्तावक कौन हैं, तो भी जेबी वॉटसन है। और जेबी वॉटसन ने ही बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने बताया था कि जन्म के समय सभी शिशु समान होते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इन्होंने कहा कि जन्म के समय सभी शिशु एक समान होते हैं, ये भी जेबी वॉटसन ने ही कहा था। अब अगला देखिए क्या है, अगला है गेस्टॉल्टवाद, जिसको हम समग्रवाद भी कहते हैं और संपूर्णवाद भी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या हुआ, गेस्टॉल्टवाद के जनक कौन थे, गेस्टॉल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। उनके सहयोगियों में कोलर, कोफका, कोर्टलेविन के नामक भी प्रमुख हैं। गेस्टॉल्टवाद शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पूर्ण आकृति, यानी कि आप किसी समस्या समाधान जब आप करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, तो आपको पहले उसकी पूरी जानकारी पता होती, तभी आप उस समस्या का
समाधान कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है, पहले आप उसकी पूरी जानकारी निकालते हो, पूरी डिटेल निकालते हो, तभी उसका समस्या समाधान कर सकते हो। वहीं इन्होंने कहा कि गेस्टॉल्ट का शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति। यानी कि किसी भी समस्या को समझने के लिए हमें संपूर्ण समस्या की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत को संपूर्णवाद या समग्रवाद या पूर्णवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। कोहलर गेस्टॉलवाद के प्रमुख विचारक हैं। इन्होंने कैनारी द्वीप के टेनेरिफ शहर में वन मानुषों पर अध्ययन किया है, जिसे अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत कहते हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कोहलर ने गेस्टॉलवाद के जो प्रमुख विचारक कोहलर थे, इन्होंने कैनारी द्वीप के टेनेरिफ शहर में जिस वन मानुष का अध्ययन किया था उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे उसका नाम सुल्तान है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए कोहलर की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट, और दूसरी थी द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ये कोहलर की प्रमुख पुस्तक जो है ये आपके पेपर में आती है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, इनकी दो प्रमुख पुस्तक थी। इसके अलावा इन्होंने अधिगम के स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप खूब सारे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।